नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ जो है एक बहुत ख़ास मेहमान हैं जो आपसे रूबरू हो रहे हैं। और सबसे पहले मैं इनका जो है एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं। आपका नाम है पिनाक पाड़ी द्विवेदी जी और अभी 2020 पीसीएस में जो है 49वीं रैंक के साथ एसडीएम के पद पर आपका चयन हुआ है। आप मिर्ज़ापुर से आते हैं और आपका जो बैकग्राउंड है वो सिविल इंजीनियरिंग का है। एकेडमिक बैकग्राउंड की अगर बात करें, बाकी बहुत सारी बातें भी हमको करनी है और आपसे ही सब कुछ जान लेंगे जो है। तो सबसे पहले एक बात और मैं बता दूं कि जो है पिनाक जी हमारे डायरेक्ट जो है स्टूडेंट नहीं हैं। चैनल को ज़रूर फॉलो करते थे और लेकिन जो है इनका जो है हमारे चैनल से या हमारे किसी भी कोर्स से कोई सीधा संबंध नहीं रहा है। लेकिन इन्होंने स्वेच्छा से यहाँ पर आके और आप लोग को मोटिवेट करने के उद्देश्य से जो है अपना साक्षात्कार देने का मन बनाया था और हमको बहुत खुशी है इस बात की जो है कि ये हमारे साथ आए। तो पिनाक जी जो है सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपके चयन के लिए जो है। और आपने जो है वास्तव में एक लंबे संघर्ष और एक जो है अनोखे संघर्ष के माध्यम से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बातचीत की। सबसे पहले जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, मतलब हाई स्कूल इंटर स्तर की, वो जो है किस तरह से और कहाँ पर संपन्न हुई है जो है। पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसे है कि पिताजी किसान हैं, माताजी होम मेकर हैं जी। और 12th तक की पढ़ाई मेरी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से हुई है जी। उसके बाद IIT, IEEE, यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम तीनों क्वालिफाई हुए, लेकिन NIT सूरत से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। अच्छा। तो पढ़ाई तक तो मेरा बीटेक ही सीमित है। उसके बाद थोड़ा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है। परिवार में क्या कौन कौन लोग हैं? परिवार में माता पिता हैं, 2 छोटे भाई हैं, एक सबसे छोटी बहन है और मिसेस हैं। तो आप जो है, जैसा कि आपका जो है बैकग्राउंड है, आप सिविल इंजीनियर हैं, आपने जो है सारा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो आपने प्रशासनिक सेवाओं की ओर जो है जाने का कैसे मन बनाया? मतलब इसके लिए कोई विशेष प्रेरणा रही या जो है आपने स्वयं जो है इस तरफ जाने के लिए चुनाव किया जो है? नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगा जब मैं गवर्नमेंट जॉब में सिंडिकेट बैंक में एज ए सिविल इंजीनियर में पोस्टेड हो गया था 2016 में, 19 तक मैंने वहाँ जॉब किया। इस बीच मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गॉड ने जो पोटेंशियल गिफ्ट किए हैं मैं उसका पूरा भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ जी। फिर जीवन में कुछ घटनाएं हुई, परिस्थितियाँ हुई, उसके जन्य मैंने डिसीजन लिया कि अगर मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँ तो मैं बेहतर तरीके से अपने मतलब गॉड द्वारा प्रदत्त अपने को जो भी दिमाग है या फिर मेंटलिटी है या बिहेवियर है या इमोशंस हैं उसको फील्ड पर लोगों की मदद करने में उतार सकता हूँ जी। तो इसलिए मैंने प्रशासनिक सेवा में जाने का निर्णय लिया और यही रीज़न रहा कि मैंने उसको रिज़ाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट किया। नहीं तो ये आपकी जो है आपकी जर्नी की एक सबसे खास बात है जो मतलब उल्लेखनीय है कि आपने, लोग क्या करते हैं कि एक छोटी जॉब अगर पा जाते हैं क्लास 3 या जो है इस लेवल की जो है, तो उसके बाद निरंतर अपनी तैयारी जारी रखते हैं और कहीं ना कहीं उनको सफलता भी मिलती है। लेकिन जॉब को रिज़ाइन कर देना, 2-3 साल जो है बिना जॉब के फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ये आपकी जो है जर्नी को यूनिक बनाती है ये बात जो है। तो आप जो है सिविल इंजीनियर थे और उसके बाद आपने जो है बैंक में भी उसी से संबंधित जो है टेक्निकल जॉब की जो है। इसके बाद जो है आपने चुनाव किया कि किस तरह से हमको प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। तो आपने जो है जो तैयारी है आपकी, इसकी शुरुआत कहाँ की, कैसे की जो है और क्या क्या आपको जो है उसमें रहा जो है? मैंने ध्येय IAS इलाहाबाद से क्लासरूम कोर्स किया और उसके बाद चूँकि कोविड टाइम आ गया तो मैक्सिमम पढ़ाई घर से ही होने लगी। और इसी बीच मैं जब यूपी समसामयिकी पढ़ता था मेनली, तो मैंने आपके चैनल को या फिर प्रिसाइजली कहें तो आपको फॉलो किया है। तो इसलिए मेरे मन में ये रुचि थी जब मैं यहाँ आऊँ तो आपसे मुलाकात करूँ। यूपी समसामयिकी के लिए मैंने उसको पढ़ा। फिर जितनी भी मेन चीज़ें होती हैं, GS, प्रीलिम्स, ऑप्शनल्स, मेंस, सब चीज़ों को मैंने कंटिन्यू करके एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना शुरू किया। और माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा रही कि बहुत जल्दी ही IAS और PCS दोनों का मेंस लिखने का मौका मिला इस बार मुझे। IAS में कुछ मार्क्स से इस बार इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई हो पाया, लेकिन PCS में आप सभी के साथ और सहयोग से SDM पद पर चयन हुआ है।
और जहाँ तक आपने वो कही कि नौकरी छोड़ के जल्दी लोग नहीं आना चाहते, तो मेरा एक मैसेज है, मैंने इसको फॉलो किया है, मेरा कोई कंपल्सन नहीं कि व्यूअर्स इसको फॉलो करें, लेकिन मेरे मन में एक बात थी कहीं ना कहीं, एक थ्योरी होती है, उसे कहते हैं बर्न द बोर्ड थ्योरी। तो कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि एक ट्राइब्स हैं, जब वो कहीं जाते हैं अटैक करने, तो वो बोट से जब उस आइलैंड पे उतरते हैं तो बोट को खींच के जला देते हैं, ताकि लौटने के लिए उनके पास बोट न बचे। या तो वो जीत के आएंगे या तो हम मर जाएंगे, लेकिन किसी सूरत में लौटने का चांस ना हो। तो इसको जो मतलब प्रिसाइजली पढ़ते हैं तो बर्न द बोर्ड थ्योरी कहते हैं, विकल्पहीनता। विकल्पहीनता, क्योंकि अगर किसी के सामने बहुत सारे विकल्प हैं तो निश्चित रूप से वो डगमगा जाएगा, और कहीं ना कहीं जो है। हाँ, बिल्कुल सही शब्द आपने चुन के रखा कि विकल्पहीनता। मैं अपने आप को उस स्टेट में लाना चाह रहा था एक्चुअली, और जिसमें मेरे माता पिता ने बहुत ही मतलब सपोर्ट किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बड़ा लड़का, मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, और कहते हैं ना कि जैसे जैसे पिताजी के बाल सफेद होने लगते हैं बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ा लड़का, फिर वो भी मैरिड, और जब मैंने प्रस्ताव रखा कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, तो माई पेरेंट्स वर हैविंग टीयर्स इन देयर आईज, आंखें उनकी आंसू से भर गई कि क्या डिसीजन ले लिया है। लेकिन मेरे पिताजी ने एकदम कहा खुल के करो। और सबसे बड़ी बात, मतलब मैं क्यों इसे बता रहा हूं कि मैं जिस फील्ड में आने की कोशिश कर रहा था वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। बिल्कुल भरा हुआ है। तो कोई भविष्य से आके मुझे अगर ये बता देता कि आप 3 साल में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो मैं तो उसी दिन नौकरी छोड़ता, इस दिन वो सपने में आता। लेकिन यही मुमकिन नहीं था। मैं ऐसे फील्ड में कूदने की कोशिश करने जा रहा था जिसमें अनिश्चितताएं हैं। लेकिन माता पिता ने दोनों भरपूर सहयोग की, बोले हर चीज हम लोग देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर तरह से आपकी मदद की जाएगी। मेरे दोनों छोटे भाई बहन को तो आप समझ लीजिए कि हमसे ज्यादा भरोसा मुझ पर है। जी जी। जितना ज्यादा मुझे भरोसा है कि मैं कभी डरता हूं कि मेरा ये नहीं हो, प्रीलिम्स नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, अच्छा नहीं लिख पाऊंगा, वो कहते हैं भैया आराम से होगा। और शायद ये उन सब के भरोसे का रिजल्ट रहा कि मैं प्रीलिम्स अच्छे से निकाला, फिर दोनों का मेंस साइमल्टेनियसली लिखा, जनवरी में IAS PCS का दोनों निकला, फिर इंटरव्यू देने गया। तो मैं एक चीज कहूंगा ना कि अगर पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है तो ये जर्नी इतनी भी कठिन नहीं है। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक अब बात करते हैं। जैसे प्रीलिम्स में जो है GS की आपने तैयारी की, तो एक चीज़ तो ये स्पष्ट हो गई कि आपने कोचिंग भी की थी जो है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। तो क्या कोचिंग करना आवश्यक है तैयारी करने के लिए PCS की, या जो है बिना कोचिंग के भी जो है पढ़ा जा सकता है, और अगर पढ़ा जा सकता है तो उसका क्या तरीका होना चाहिए जो है? देखिए, बहुत प्रिसाइजली मैं इसका आंसर दूं तो कोचिंग करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आज हर किसी स्टूडेंट एस्पिरेंट के हाथ में मोबाइल है, जहां तक मुझे लगता है 99% तो होगा ही। मैंने खुद भी कई चैनल्स फॉलो किए हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब एक अच्छा हथियार है, बशर्ते मतलब टू एज्ड स्वॉर्ड है, आप बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे हैं या गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। जितने बेनिफिट्स ऑनलाइन क्लासेस के हैं या कोचिंग से हैं, वो बेनिफिट्स ऑफलाइन में नहीं है। अब जब मैं 2 साल 1.5 साल करीब कोविड को होते हुए आया, मुझे लगता है कि शायद कुछ विभाग अभी भी पूरी तरह फंक्शनल नहीं है और ओमिक्रॉन दस्तक दे रहा है। फिर से नए नए शासनादेश जारी हो रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा ना कि आप ऑफलाइन क्लासेस पे कम डिपेंडेंट हो कि ऑनलाइन क्लासेस का हेल्प लीजिए। उसके 1-2 बेनिफिट्स, मतलब मैंने खुद ऑफलाइन तैयारी की है IIT की, और ऑनलाइन पढ़ाई की सिविल सर्विसेज की, तो शायद मैं एक सही व्यक्ति हूं ये बताने के लिए कि मैंने दोनों पढ़ाई की है। ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट क्या है कि आप अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, वो चाहता है कि एक दिन में 4 लेक्चर कंप्लीट करना चाहता है, तो सुचारू रूप से कर सकता है अपने रूम में बैठ के। उसे किस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टीचर तो क्लास में ऑफलाइन में एक ही क्लास लेंगे एक दिन। फिर अगर वो बच्चा चाहता है कि मैं इसी जगह पॉज करके खाना खा लूं, मम्मी बुला रही हैं, तब मैं आके यहीं से कंटिन्यू करूंगा, तो वो चीज भी ऑनलाइन में सुविधा है। जी। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट सुविधा, रिपीटेड वॉचिंग पॉसिबल है। मेरे पास अगर कोई वीडियो है, मान लीजिए मैं सर का वीडियो सुनता हूं, तो मैं अभी आया यूट्यूब पे तो देख लिया, फिर कल आऊंगा तो फिर मैं देख लूंगा रिवीजन, एग्जाम टाइम में फिर मैं रिवाइज कर लूंगा। तो ये बेनिफिट मुझे ऑनलाइन को थोड़ा सा अब उच्च स्तर पर रखने में मदद कर रहा है ऑफलाइन कोचिंग से। तो प्रीलिम्स के लिए जो है, जो GS की तैयारी आपने की, उसमें क्या कुछ मतलब विशेष किताबें जो है जो आपने पढ़ी होंगी सब्जेक्ट वाइज जो है, तो उसका उल्लेख करें जो थोड़ा सा। देखिए, प्रीलिम्स में कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जैसे कि पॉलिटी। तो
मैं कहूं या ना कहूं, लेकिन व्यूअर्स को भी पता है लक्ष्मीकांत सर की लिखी हुई किताब इस समय अच्छे से हमारी नीड को सेटिस्फाई कर दे रही है। आने वाले टाइम में कुछ अगर परिवर्तन होता है तो वो बात का विषय हुआ, लेकिन पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो किया। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो की। बिपिन चंद्रा का अलग है, राजीव अहीर सर द्वारा लिखी गई किताब है, रेड कलर की बुक है, अच्छी किताब है। हाँ, वो सर इसके लिए। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस के नोट्स पढ़ाई किए हैं। और इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह सर एक किताब लिखे हैं, वो किताब है काफी पॉपुलर है। हाँ, काफी पॉपुलर किताब है। और एंशिएंट और मिडाइवल के लिए आरएस शर्मा सर की, सतीश चंद्रा जी की ये किताब मैंने पढ़ाई की है। और करंट अफेयर के लिए मैंने 2 कोचिंग्स के मैगजीन पढ़े हैं। अच्छा। एक विजन आईएएस के, एक इनसाइट्स आईएएस के। और यूपी करंट अफेयर के लिए मैंने आपको सोलली फॉलो किया है। तो जैसे ये किताबों की बात हो गई, तो किताबों को पढ़ने का आपका तरीका क्या था? यहाँ पर क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में इससे बात करेंगे जी। कि आप उसकी रीडिंग करते थे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते थे, नोट्स बनाते थे, या किताबों में ही मार्किंग करते थे? मतलब आपके हिसाब से आपका क्या तरीका रहा जो है? मेरे सबसे छोटे भाई साहब इस समय बीएचयू में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। 3rd ईयर में है। तो उन्होंने एलएन से पढ़ाई की थी कोटा में। उनके टीचर ने एक बात कही थी, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। थोड़ा कठिन हो सकता है, मतलब, लेकिन एक प्रॉब्लम भी तो सच तो थोड़ा कटु होता ही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा ना, अगर आप किसी एक बुक का रिवीजन 2 डिजिट में कर लेते हैं 10 टाइम्स, 10 या 10 से ऊपर, 10 या 10 से ऊपर, मतलब ये उनके वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड नहीं है। मतलब आप इसको महिमा मंडित न करें कि इन्होंने कह दिया, नहीं। बहुत सीनियर फैकल्टी है वो, एलएन में पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई से, तो उसने मुझसे जिक्र किया इस बारे में कि उन्होंने कहा कि अगर किसी बुक का रिवीजन, तो ये पढ़ाई का तरीका हर चीज पे उतना ही वैलिड है, चाहे आईआईटी की पढ़ाई कीजिए, चाहे आप एसएसबी की तैयारी कीजिए, चाहे लोअर पीसीएस की, चाहे आईएएस की। अगर आप किसी बुक का रिवीजन 10 टाइम्स कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करने के स्तर पे आप आ जाते हैं। इस चीज को मैंने फॉलो किया था। लेकिन सच ये भी है कि मैं सारी किताबों को 10 टाइम्स नहीं पढ़ पाया था। ये बहुत सच बात है। 6-7 बार पढ़ने में आप काफी चीजें समझ जाते हैं, करेक्ट समझ जाते हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही 2 रिवीजन के बाद आपका नंबर बढ़ने लगेगा, आपका टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज होने लगेगा। मतलब पहले या दूसरे रिवीजन में आपको टाइम लग सकता है स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ने में, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद जब आप पढ़ने लगेंगे तो मुझे लगेगा कि आधे दिन में आप स्पेक्ट्रम के खास पॉइंट्स रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आप मार्क कर लिए, हाईलाइट कर लिए, तो ये मेरा पढ़ने का तरीका हुआ। तो नोट्स भी आप बनाते थे साथ में? हाँ, नोट्स भी बनाया था मैंने। नोट्स कैसे बनाते थे? नोट्स सर ऐसे बनाया था, ऐसे मैं पॉलिटी के नोट्स के जिक्र करता हूँ। लक्ष्मीकांत जी की बुक से मैंने उठाया। तो उस बुक को जिन्होंने देखा सब जानते होंगे व्यूअर्स। तो एक साइड अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री की सारी बात हो रही है, सेंट्रल जैसे कि प्रेसिडेंट सर हैं, वाइस प्रेसिडेंट सर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सेंटर का, तो थोड़े चैप्टर्स के बाद, करीब 7-8-10 चैप्टर के बाद है इधर सीएम सर के बारे में है, फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है, गवर्नर के बारे में। तो थोड़ा वो पेज पलटने में मुझे थोड़ा दुविधा होने लगी थी 1-2 बार जब मैंने पढ़ा। तो मैंने क्या किया ना, एक ही पेज पे लाइन बाइफरकेट करके पेज को, एक साइड अगर प्रेसिडेंट सर के बारे में लिख रहा हूं तो मैं यहाँ राज्यपाल के बारे में लिखूंगा, अगले में मैं पीएम पेज सर के बारे में लिख रहा हूं तो मैं सीएम सर के बारे में लिखूंगा, बिल्कुल। अगर मैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में लिख रहा हूं तो यहाँ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये चीज मैंने पॉलिटी में बहुत अच्छे से की थी। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ मुझे ना, कि एक ही पेज खोल के मैं दोनों के रिलेशंस पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल। और इनके अंतर पूछे भी जाते हैं हमेशा, मैं कंफ्यूज करने के लिए इनके पावर्स को इसी तरह डिवॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे अगर कोई भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स है तो आप उसका नोट स्वयं बना ले। बनाने से क्या होगा कि एक बार लिखे रहेंगे हाथ से तो माइंड में कहीं ना कहीं वो रहता है। अच्छा, जीएस में आपका सबसे कमजोर पक्ष क्या था जो है? अगर जीएस में सबसे कमजोर पक्ष कहें तो मैं थोड़ा ज्योग्राफी को समझता हूँ कि मैं थोड़ा कम, जबकि ज्योग्राफी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और बड़ा सब्जेक्ट है जो है। बड़ा मतलब मार्क्स भी मेरे अच्छे आए हैं, लेकिन कमजोर मैं इसलिए कहूंगा ना कि मुझे थोड़ा रुचिकर नहीं लगता था। उससे ज्यादा मुझे रुचि हिस्ट्री में आती थी, इकोनॉमिक्स में आती था, पॉलिटी में आता था, लेकिन ज्योग्राफी मेरा पर्सनल ऐसा है कि ज्योग्राफी थोड़ा मुझे रुचिकर कम लगती थी। अच्छा, तो रिवीजन की बात हो गई। रिवीजन तो सभी लोग जानते हैं, भले ना कर पाए, लेकिन जितना मल्टीपल रिवीजन होगा उतना आपकी तैयारी पक्की होगी और निगेटिव मार्किंग से भी उबरने का यही तरीका है। बिल्कुल 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 सर। तो अब जो है इस समय जो है समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स जो है सबसे ज्यादा बड़ा जो है एक पोर्शन माना जाता है, और जो जीएस के स्टैटिक क्वेश्चन भी आते हैं वो कहीं ना कहीं उससे लिंक होके आ रहे हैं, जिस तरह से आईएएस में आते हैं, यूपीपीसीएस में पैटर्न में 2-3 साल से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आपने जो करंट अफेयर्स की तैयारी की, वो उसका आपका क्या तरीका था? न्यूज़पेपर, मैगजीन
या दोनों चीज़ों को लेके चलते थे या नोट्स बनाते थे, कैसे जो है इसको करते थे? मैं इसको बताना चाहूँगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा। एक दो जगह और मुझे मौका मिला इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। अखबार पढ़ने का मेरा एक अलग तरीका था। मैं द हिंदू कम पढ़ता था, थोड़ा बल्कि अखबार है तो मेरा, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। तो जाके हालांकि मेंस के बाद मैं दोनों पेपर पढ़ रहा था, इंटरव्यू के लिए करीब 2-3 महीने मैंने पढ़ाई की उसकी। लेकिन मैंने क्या किया ना, मैं जीएस के सिलेबस को सामने चिपकाया हुआ था रूम पर। अब मैं उसी के सामने पेपर खोल के बैठता था। तो मैं जब मैं पेपर खोल के बैठता था तो मैं एक बार सिलेबस को रिवाइज कर लेता था। मैं देखता था कि सिलेबस का अगर कोई भी शब्द, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन डायनामिक्स है, कम्युनलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है ना, वुमेन एम्पावरमेंट है, अगर मेरे दिमाग में वो शब्द चल रहा है, अगर मैंने न्यूज़पेपर के उस पेज पे कुछ भी उससे रिलेटेड देखा तो मैं उसको जरूर पढ़ता था। अब अगर मान लीजिए कहीं क्रिकेट श्रृंखला चल रही है तो मुझे नहीं लगा कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से, वो भी जानना जरूरी है, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ता था। मेरा ऐसा पर्सनल था। कहीं अगर डकैती हो गई तो मैं सोचता था कि ये मेरे एग्जाम में अभी लिखने योग्य नहीं है। तो थोड़ा सा चूजी बनना पड़ेगा पेपर को लेके। स्टार्टिंग में जब आप लेंगे तो घंटा 1.5 घंटा लगने लगेगा, लेकिन जब आप इतना चूजी रहेंगे कि आप सिलेबस को पढ़ के फिर पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे लगेगा आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले पाएंगे। ये पहला तरीका था। उसके बाद मैंने बताया मंथली मैगजीन। अच्छा, मंथली मैगजीन क्या करता है कि आपके उन्हीं पढ़ी हुई चीजों को कंपाइल करता है। जैसे आज कोई रामसर साइट, अभी नया रामसर साइट हुआ है, तो मैंने देखा था वीडियो। अभी कोई रामसर साइट अगर हुआ तो अगले दिन पेपर में आ जाएगा। जैसे ही सरकार को रिपोर्ट मिलती है विदेश से, वैसे ही पेपर में आ जाएगा वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से। तो वो पेपर में आ जाए, आप उसको मार्क करके रख लीजिए। कभी कभी कुछ मैं तो कुछ कटिंग करके भी रखा था पढ़ने के लिए। जैसे एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो मैंने 1-2 आर्टिकल्स को कटिंग करके रखा था इंटरव्यू के लिए। उसके बाद क्या है कि जब मंथ के एंड में कोई मैगजीन में उसके बारे में रहेगा तो आप दोनों खोल लीजिए एक साथ। तो आप देखिए कि उसमें डिटेल एनालिसिस है, उसमें प्रीवियस रामसर साइट्स के बारे में भी इन्फॉर्म किया गया है, नए वाले के बारे में इन्फॉर्म किया गया है, उसका सिग्निफिकेंस है। आपने मैगजीन कौन सी पर्टिकुलर पढ़ी जो है? अच्छा देखिए, मैंने ना 2-3 मैगजीन पढ़ी। इंग्लिश के लिए मैंने विजन आईएएस की और इनसाइट आईएएस की पढ़ी। हिंदी के लिए मैंने ई दृष्टि करके एक मैगजीन आती है, आंख बना हुआ होता है। हाँ, बिल्कुल, बहुत पॉपुलर है। तो उनकी लक्ष्य वर्जन करके आती है, लक्ष्य करके मिल जाती है, तो मैंने वो पढ़ाई की। अच्छा, ये मैंने 3 पढ़ी है। तो ये तो प्रीलिम्स का हो गया जो है, आपने बहुत अच्छे से करंट के बारे में बताया। और न्यूज़पेपर वास्तव में बेस है। अगर आप चाहे यूपीएससी की या यूपीपीएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है जी। और पढ़ने का तरीका भी आपने अच्छा बताया। मुझे लगता है कि आप लोग जो है फॉलो करेंगे इसको। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं मेंस की तैयारी के लिए। तो आपका बैकग्राउंड जो है सिविल इंजीनियरिंग का रहा है और आपका जो मेंस का सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शन। हाँ, तो सोशियोलॉजी चुनने के पीछे आपका क्या रीज़न था और इसकी तैयारी आपने कैसे की? आपने जो है कोई साइंस का सब्जेक्ट या इस तरह का चुनाव जो है नहीं किया? सोशियोलॉजी चुनने के पीछे मेरा एक रीज़न ये था कि मैंने साइंस के सब्जेक्ट पढ़े थे बीटेक तक। अच्छा, बीटेक है मेरा सिविल इंजीनियरिंग में, तो साइंस स्ट्रीम पढ़ा था। फिर जीएस में ऑलमोस्ट सब टॉपिक पढ़ लिया था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। मैंने एक ऐसे विषय को चुनने की कोशिश की जो मैं आगे अगर सर्विस में आता हूं तो मैं उस सामाजिक व्यक्ति के मनोभाव को समझ सकूं। मेरा सीधा सा फंडा था सोशियोलॉजी में। अच्छा, आपका मीडियम क्या रहा है? इंग्लिश मीडियम रहा है। इंग्लिश मीडियम रहा है। तो सोशियोलॉजी की तैयारी आपने किस तरह से, उसमें किताबें, नोट्स या क्या क्या किया? हाँ, सोशियोलॉजी की तैयारी मैंने कुमार अमित सर से थे आईएएस के, अच्छा, उनसे पढ़ाई की है। अच्छा अच्छा। लेकिन थोड़ा कोविड की वजह से कोर्स पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उनके नोट्स भी हैं, मार्केट में मिलते हैं। मैंने वो नोट्स पढ़ाई की हैं और मैं मेरा एक मतलब शायद कहूँ कि ये ठीक रहा, ये मुझे हेल्प कर गया, ये स्ट्रेटजी हेल्प कर गई कि मैं पेपर की कटिंग्स की बातें जो सोशल से जुड़ी थी वो मैं पेपर में लिख के आता था, मतलब अपने मेंस एग्जाम में लिख के आता था। एक इंडियन पर्सपेक्टिव या करंट पर्सपेक्टिव हेडिंग डाल के ऐसा करके मैं उसको लिख के आता था, इसलिए शायद मुझे मार्किंग अच्छी मिली है यूपीएससी में। तो इन नोट्स के अलावा आपने स्टैंडर्ड कुछ बुक्स को भी फॉलो किया होगा सोशियोलॉजी की? सर एक्चुअली ना सोशियोलॉजी की कोई एक ही बुक कंपाइल्ड नहीं है। जी जी। एक्चुअली हरलंबस है मेरे पास, हरलंबस है। इससे पहले 1-2 लोगों की नोट्स हैं, जैसे तो सालांशु सर के नोट्स हैं, काफी सीनियर सेलेक्ट हुए हैं पहले। लेकिन प्रॉब्लम सोशियोलॉजी में क्या है कि उसके सिलेबस इतना ज्यादा करंट ओरिएंटेड है कि कहीं भी कंपाइल्ड नोट्स उसका नहीं मिलता। अच्छा, जो स्टूडेंट्स जो है यूपीपीसीएस की तैयारी में आते हैं वो कहीं ना कहीं जो है ऑप्शनल को सेलेक्ट करने के लिए बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आजकल चर्चाएं चलती हैं कि जो है इसमें मार्किंग हार्ड हो रही है, इसमें जो है ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, साइंस में ज़्यादा नंबर मिलने लगे हैं। तो ऑप्शनल हम किस तरह से चुनें? हम ऑप्शनल ट्रेंड के अनुसार चलें कि जिसमें ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं
या हमारा रुचि का विषय हो, हम उसमें लिखने में जो है अपने आप को जो है सहज महसूस करते हो, तो ऑप्शनल के चुनाव के लिए आपका क्या सजेशन है? देखिए, ऑप्शनल के चुनाव को अगर बुलेट पॉइंट्स में मैं कहूँ तो सर ट्रेंड को तो बिल्कुल नहीं फॉलो करना चाहिए। उसका कारण क्या है, उसका एक अच्छा एग्जांपल है, अभी सोशल वर्क और डिफेंस स्टडीज कुछ दिन पहले पीसेस था, मुझे लकीली याद आ गया ये पॉइंट, अभी हाल ही में थे। अब वो अच्छे नंबर दे रहे थे लोगों को, बहुत अच्छे दे रहे थे। मैं अपने एक परम मित्र को जानता हूँ जो उससे पहले तक संस्कृत साहित्य देख के अच्छे मार्क्स ला रहे थे। उस बार उनका मन हुआ कि नहीं, मैं इस बार डिफेंस स्टडी पढ़ता हूँ या सोशल वर्क, दोनों में से कोई उन्होंने लिया था। और उस बार इतने नंबर मतलब ऑड इवन मिले कि मतलब क्या कमेंट करूं, वो ट्रेंड गिर गया तुरंत, ट्रेंड गिर गया तुरंत। तो मैं एकदम ये नहीं कहूंगा कि ट्रेंड फॉलो कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शनल के लिए, एक नए मेंबर्स के लिए जो एस्पिरेंट की श्रेणी में जुड़ना चाहते हैं, उनको मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ ना, जिस विषय को लेकर आप सहज हो, आपकी रुचि हो। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर दूसरे तरीके से समझाऊं ना, जीएस वो फील्ड है जिसमें यूपीएससी या यूपीपीसीएस बॉलिंग करेगा, आप बैटिंग करेंगे, लेकिन समान बॉलिंग होगी सबको, समान अलग अलग बैटिंग करेंगे सब लोग, लेकिन समान बॉलिंग तरह की होगी। ऑप्शनल आपका फील्ड है, आप उनको बता रहे हैं कि मैं कानपुर के स्टेडियम में खेलना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो आपको अपने नई दिल्ली के स्टेडियम में बुलाते हैं, बनाई हुई पिच। हाँ, ऑप्शनल आपकी पिच है। तो मैं चाहता हूं कि आप एकदम ये ख्याल रखें कि ऐसा पिच दे जिस पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मेरा सीधा मानना है ना, और एक इंपॉर्टेंट चीज और, मतलब अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए ना, मैं तो दुआ करता हूँ सब लोग पहले टर्न में सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं हो पाता तो आपको ऑप्शनल को कुछ दिन कैरी करना पड़ता है, 2 साल 3 साल 4 साल। तो वो ऑप्शनल किसी मोमेंट पे आपको बोझ की तरह ना प्रतीत होने लगे। नहीं, ये होता है, ये तो मतलब हम लोग तो जुड़े हुए सीधे स्टूडेंट से। अभी एस्पिरेंट एक वेब सीरीज आई थी, हाँ। तो मेरा एक नेचर है कि मैं सेमिनार्स में भी थोड़ा सा कोट कर देता हूँ इनको, तो मैं बताना चाहता हूँ। एस्पिरेंट वेब सीरीज में एक सीन आता है ना, जब वो दौड़ते घूमते रहते हैं कि ऑप्शनल चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं लास्ट अटेम्प्ट में चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसी किसी भी दुविधा स्थिति से आप बचें, पहले से सही चुनाव करें। थोड़ा सा अगर टेक्निकली आऊं मैं चुनाव करने पे, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, टेक्निकली मैं बताना चाहूंगा। देखिए ऐसा कीजिए आप ना कि सर आप 22 या 24 ऑप्शनल की लिस्ट है, उसको ओपन कीजिए, उनमें से उनको तो एकदम काट दीजिए, इसमें कोई चांसेस नहीं आपके लेने के। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरे लिए, मैंने काटा था उसको। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने काट दिया क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं उसको नहीं लूंगा। जैसे कि बायोलॉजी अगर मेरा वीक है, मैंने पढ़ाई नहीं की 12th में, मैं साइंस स्ट्रीम था, तो मैंने उसको काट दिया। ऐसे करते करते आप लास्ट में पाएंगे ना कि आप करीब 3, 4, 5 में बचे हुए हैं। जैसे मैं बचा था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बचा था सोशियोलॉजी में, फिलॉसफी में, मैथमेटिक्स में और सिविल इंजीनियरिंग में। ये 4 मेरे पास। मैथमेटिक्स इसलिए क्योंकि मुझे मेरा सिलेक्शन बंसल क्लासेस कोटा में आईआईटी एस्पिरेंट्स को मैथ पढ़ाने के लिए हुआ था। अच्छा। तो मेरा मैथ थोड़ा ठीक था, तो मुझे लगा कि मैं शायद कोप अप कर लूं। लेकिन बाद में मुझे लगा कि इस तैयारी के दौरान आप इतना टाइम अगर ऑप्शनल को नहीं दे सकते, तो ऐसा चुनाव कीजिए जो सहज हो, थोड़ा आपके जीएस के सब्जेक्ट्स में हेल्प करे, आपकी जिंदगी में प्रशासन कार्य में हेल्प करे। आज मैंने मैरिज को पढ़ा है, कास्ट को पढ़ा है, रिलीजन को पढ़ा है, मेरी एक समझ विकसित हो गई है समाज के प्रति। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा सोशियोलॉजी लेने का ये रीजन था। इन सब टेक्निकलिटीज को आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपने एम तक पहुंच जाएंगे, आप भी चुन लेंगे एक ऑप्शनल जो आपके पसंद का होगा। कुल मिला के भीड़ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एकदम नहीं। हाँ। एकदम नहीं। आप जिसमें सहज हो, आपकी अंतरात्मा आपको ये कहती हो कि आप इसको लिख लेंगे, आपको जो है ऑप्शनल में जाना चाहिए। तो सर ये ऑप्शनल की बात हो गई। अब मेंस में जो है जीएस के 4 जो है कन्वेंशनल पेपर भी होते हैं, तो उसकी जो एसे राइटिंग, जो एसे क्या कहे, क्वेश्चन राइटिंग जो है, आंसर राइटिंग, तो उसके लिए आपने किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई, उसको कैसे किया जो है? देखिए, आपको पेपर ऐसे लिखने हैं ना कि सामने वाले व्यक्ति जो एग्जामिनर सर हैं, उनके मन को छू जाए। ही इज वेरी लर्नेड पर्सन, ही और सी इज, जो भी वहां बैठ के कॉपी चेक कर रहे होंगे, बहुत सीनियर मोस्ट होंगे, बहुत लर्नेड होंगे। तो आप उनके माइंड्स को स्टडी कीजिए। क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, कुछ भी जनरलाइज अगर लिख के आते हैं तो आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा गया, लेकिन शायद वो मार्किंग स्तर नहीं मिल पाती, तो बाद में बड़ा दुख होता है। तो मेरा लिखने का क्या तरीका था, 1-2 चीजें मैंने मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नोट की थी। पहली बात तो अपनी स्पीड को इतना मेंटेन कीजिए सर कि आप पूरा पेपर
अपीयर कर सकें। बिल्कुल। देखिए, मैं किसी तरह इस बात को सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप पूरा पेपर अपीयर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों का मेंस मैंने लिखा, 1 वीक के अंतराल पे लिखा, 17 पेपर लगातार मतलब मैंने दिए इस बार जनवरी मंथ में। तो मुझे मिला कि क्वेश्चन छोड़ने को मतलब बियर नहीं किया जा सकता, वो आपके सिलेक्शन में प्रतिकूल असर डालेगा। अच्छा, दूसरी बात आप क्या कीजिए ना, जितने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, आपको हो सकता है बेहतरीन आता हो, मतलब अगर 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट है तो मेरे ख्याल से हर एस्पिरेंट को इनफ पता होगा, लेकिन जो मांग है क्वेश्चन की ना, वो दी जाए, मेरा पहला। दूसरी बात है ना, वर्ड लिमिट को देखें थोड़ा सा। जैसे देख रहे हैं कि 15 मार्कर आईएएस में हमारे ख्याल से 15 मार्क और 10 मार्कर है, यहाँ 8 मार्कर और 12 मार्कर है। तो उसके लिए 3 पेजेस होते हैं, 2 पेजेस होते हैं। उन पेजेस को एकदम लिमिटेड अमाउंट में यूज करें। आपको पूरा पेज भरना नहीं है, एकदम एंड तक आना नहीं है, क्योंकि आपके वर्ड लिमिट बढ़ती चली जाएगी। वो तो उन्होंने पेज ऐसे दिया है, बीच में क्वेश्चन लिख नहीं सकते, उनका हो सकता है ऐसा फीलिंग हो, इसलिए उन्होंने पूरा पेज खाली कर दिया। लेकिन आप 250 शब्द लिखने की अपेक्षा 300 350 पहुंच जा रहे हैं, तो एग्जामिनर को ठीक नहीं लगता। और चौथी बात सर, प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग मिस्टेक्स या जो आपकी वर्तनी अशुद्धि होती है, इन पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है प्राइमा फेसी ये इंपैक्ट करते हैं। 1-2 मिस्टेक्स तो सही जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये आपके नंबर पे प्रतिकूल असर डालेंगे। तो एक और प्रश्न यहाँ पर है कि प्रीलिम्स में जीएस ऑप्शनल है, मेंस में जो है वो सब्जेक्टिव है, तो दोनों की जो है जो तैयारी की स्ट्रेटजी है उसमें किस तरह से जो है आपने तैयारी की जो है? हाँ, दोनों की तैयारी की स्ट्रेटजी मेरी डिफरेंट रही है। देखिए, मैं समझाना ऐसे चाहता हूँ एग्जाम्पल से। प्रीलिम्स के लिए आपको सुपरफिशियल सरफेस वाली ज्यादा एरिया चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 2 की जगह, अगर आप पढ़ने में सक्षम है, टाइम है आपके पास, तो आप 3 किताब पढ़ लीजिए करंट अफेयर की। आपको वाइड में जाना है, लेकिन मेंस के लिए सर आपको डेप्थ में जाना है। तो मैं डेप्थ में जाने के लिए कभी आपको नहीं कहूंगा कि आप 2-3 किताबों का पूरा पढ़िए कंपाइलेशन, 1 किताब का पढ़िए, वही इतना पढ़े रहिए कि 250 और 150 शब्द में आंसर लिख पाए। ये डिफरेंस मैंने अपने प्रीलिम्स और मेंस में किया था। प्रीलिम्स के लिए मैंने 10 जगह से पढ़ा, मतलब हो सकता है मैं करंट अफेयर आपका देख रहा हूँ, फिर दूसरे चैनल का करंट अफेयर देख रहा हूँ, फिर हो सकता है कि मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं टेस्ट सीरीज भी ले रहा हूँ। ये प्रीलिम्स की स्टडी थी। लेकिन मेंस के लिए ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया। मेंस के लिए मैं एक बुक पे पूरी तरह रिलाई हो गया कि जितना आएगा मैं इससे लिख के आ पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं कम लिखूंगा, मार्क्स कम मिलेंगे, लेकिन मैं दूसरी बुक पढ़ने का जोखिम नहीं उठा पाऊंगा इसमें। ये मेरी स्ट्रेटजी रही। तो ये जो है प्रीलिम्स और मेंस की बात हो गई। एक यहाँ पर और भी क्वेश्चन आता है कि एक मिथक है कि ज़्यादा पढ़ना जो है आपको जो है जल्दी सफलता दे सकता है। बहुत लोग सलाह देते हैं 10 से 12 घंटा, 8 घंटा मिनिमम पढ़ना चाहिए, इस तरह की बातें जो है कई लोग जो है बोलते हैं। तो आपका जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो क्या है? आपने कितनी देर पढ़ा होगा पर डे? क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी, मतलब किस तरह से आपने इसको जो है, घंटों वाली जो बात होती है इसके लिए क्या? घंटों में पढ़ाई को सर नाप पाना बहुत कठिन है। मतलब मुझे लगता है मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, कोई और अगले साल सेलेक्ट होके आए वो नाप दे बात अलग है, मैं बहुत छोटा हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ सच में, ये आपको डिपेंड करता है ना सर, आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं। ये डिसीजन पूरी तरह परिस्थिति जन्य है, व्यक्ति सापेक्ष है। कैसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति वर्किंग है तो सुबह 10 से अगर शाम को 8 तक काम कर रहा है तो रात को 3-4 घंटे पढ़ पाएगा, क्योंकि फिर सुबह उठना है। कोई रिजाइन करके मेरी तरह नौकरी बैठा हुआ है, दिन भर पढ़ने के लिए ही, केवल अगर कहीं जाके आप इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में रूम लेके सिर्फ पढ़ने के लिए बैठे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, तो सर आप ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, प्रिपरेशन के दौरान आप क्लियरली इस माइंडसेट से कहीं रहिए कि आपको जितना टाइम मैक्सिमम मिलेगा पढ़ाई में यूटिलाइज करेंगे। मैं तो शायद मेरे जूनियर्स भी कुछ फोन करते हैं, मैं इसी तरह कहता हूँ, अगर पढ़ने के लिए आए हैं, सच में कहीं रह रहे हैं, इलाहाबाद में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप पढ़ने के लिए आए हैं तो पूरा टाइम पढ़ाई में दीजिए। बेसिक टाइम निकाल के, मान लीजिए खाना पीना, इधर उधर आना जाना थोड़ा, लेकिन अदरवाइज पूरा टाइम मैक्सिमम पढ़ाई में दीजिए। लेकिन फिर भी दिन भर में कोशिश कीजिए कि 7 से 8 घंटे की आपकी प्रोडक्टिव पढ़ाई रहे। 24 घंटे में 8 घंटे, अगर मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ 1/3 कह रहा हूं सर, लेकिन फिर भी मैं 8 घंटे कह रहा हूं कि 8 घंटे की आपकी प्रोडक्टिव पढ़ाई रहे। वो एक्चुअली क्या होगा ना, जब आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे ना, तो मेंस में अपने आप एक थ्रेशोल्ड एनर्जी क्रॉस हो जाती है। बिल्कुल, तो मेंस में मैं खुद कह सकता हूं कि मैं शायद 16-17 घंटे पढ़ा हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल प्रोक्लेम नहीं करूंगा कि मैंने पूरे 2.5 साल के कैरियर में पर डे 16 घंटे पढ़ाई की। नहीं, ये मेरे लिए संभव नहीं था, संभव नहीं। किसी के लिए हो तो शायद मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं कहूंगा कि 8 घंटे आप जरूर पढ़ाई करें। ठीक है, तो प्रीलिम्स मेंस, अब हम लोग जो है इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं।
इंटरव्यू जो है व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, क्योंकि बाकी सब कुछ जो है स्किल्स पहले ही चेक हो चुका होता है, आपका जो है आपका इवैल्यूएशन हो चुका होता है रिटन में। तो इंटरव्यू को आपने किस तरह से तैयार किया, उसके लिए क्या तैयारी की, और आपका जो इंटरव्यू रहा उसको थोड़ा सा जो है सिलसिलेवार बताइएगा कि इंटरव्यू आपका किस तरह से हुआ, कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल भी दीजिएगा जो है जी। इंटरव्यू की तैयारी, पीसीएस के इंटरव्यू की तैयारी में टाइम बहुत कम मिला था। हमारे ख्याल से 24 मार्च के आसपास रिजल्ट आया था, 23-24 मार्च को मेंस का, और 8 अप्रैल को मेरा डेट था। 1 अप्रैल से ही इंटरव्यू शुरू था। मुझे कोविड भी था उधर। कोविड भी था सर। तो उस 4 दिन 5 दिन की तैयारी को मैं बहुत आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत था नहीं। हाँ, लेकिन मैंने जो यूपीएससी की तैयारी, क्योंकि मैं 10 सितंबर को इंटरव्यू था, तो इनफ टाइम मिला। तो जो तैयारी मैंने यूपीएससी के लिए की वो दोनों के लिए समान है। आपको कभी भी अगर इंटरव्यू में जाने का मौका मिलता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो 2 न्यूज़पेपर पढ़िए। 2 मतलब कि एक इंग्लिश एक हिंदी। मेरे साथ क्या था कि मैं 2 इंग्लिश पढ़ता था, एक हिंदी। एक जनसत्ता अखबार आपकी पढ़ता था। हाँ बिल्कुल, अच्छा अखबार, फेमस अखबार है। और मैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये 3 अखबार पढ़ता था। लेकिन मिनिमम 2 अखबार जरूर पढ़िए। क्या होगा ना कि सर जब आप बोर्ड में जाएंगे तो वो लोग भी अखबार पढ़ के आए हुए हैं, दे आर वेल वर्स विद द करंट अफेयर्स। तो वो चाहते हैं कि आपके बारे में जाने कि आपका क्या विचार है। ठीक है, तो एक उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये फॉलो की। दूसरा जो आपने कहा कि एग्जांपल्स बताऊं, तो एक एग्जांपल मैं पीसीएस का दूंगा, एक एग्जांपल मैं आईएएस का दूंगा। पीसीएस में सर ने मुझसे पूछा कि आप ये किसान का आंदोलन चल रहा है तो उससे वाकिफ हैं? तो मैंने कहा हाँ सर, उस समय चर्चा में था भी विषय, अप्रैल की बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या अखबार पढ़ा या थोड़ा डीप जानते हैं? तो मैं एक्चुअली डीप जानता भी था, फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन को जानता था। मैं पढ़ के गया था कि तीनों जो एक्ट्स हैं, उन तीनों एक्ट में अलग अलग क्या मांगे हैं किसान की। तो सर ने मुझसे कहा ये सब मुझे कुछ नहीं जानना, आप बताइए किसान कह रहे हैं कि वापस लीजिए, और सेंटर एडामेंट है कि नहीं हम इसको कराएं। क्योंकि उस समय वो जो कृषि मंत्री सर थे, तोमर सर हमारे, उनका स्टेटमेंट आया था कि हम वापस नहीं लेंगे किसी कीमत पे, उनका स्टेटमेंट था। तो मैंने कहा सर देखिए आपका क्या व्यू है। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, मतलब वो कुछ डीपली नहीं जानना चाहते थे, वो सिर्फ मेरे से बात करना चाह रहे थे, मैं ये समझ गया था। तो मैंने उनसे कहा सर देखिए, मैंने बस एक ही स्टेटमेंट बोला, फिर वो एकदम बोले कि नहीं ठीक है, बस मैं समझ गया। मैंने कहा सर देखिए, स्टेट इज लाइक अ फादर, तो किसान हम सब बच्चे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेट अगर बुला के एक टेबल पे नेगोशिएट कर ले, कुछ बातें वो समझ जाए, कुछ बातें वो समझ जाए, तो बेनिफिट हो जाएगा। बस मैंने इतना ये क्वेश्चन मैंने बताना क्यों इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्टू आंसर देना पड़ गया आपको। ना उन्होंने मुझसे डिटेल मांगा एक्ट का, ना उन्होंने मुझसे मांगा किसान किस बात पे मूवमेंट कर रहे हैं, तो मेरे को इम्प्रॉम्प्टू देना पड़ गया। तो ये शायद वजह रही कि मुझे 68 मार्क्स मिले हैं, मतलब 100 में। अच्छा, मुझे लगता है क्वाइट डिसेंट स्कोर है, 68-70। स्कोर है तो। फिर आईएएस का एक एग्जांपल है, सर ने मुझसे पूछा कि आप झंडे से क्या समझते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए मैंने कहा सर कि कैन आई टेक फ्यू मोर टाइम टू ऑर्गेनाइज माय आंसर। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, टाइम लीजिए, लेकिन ठीक बताइए। तो मैंने उनको समझाया कि सर देखिए ऐसा है, झंडा वो एंटिटी है जो कि हम लोग नीरज चोपड़ा जी को बिल्कुल नहीं जानते थे। हर व्यक्ति, मुझे लगता है समाज का हर वर्ग नीरज चोपड़ा को पहले नहीं जानता था जेवलिन थ्रोअर बनने से पहले। लेकिन सर जब उन्होंने पीछे अपने ओलंपिक में झंडा पकड़ा हुआ था ना, तो पूरा देश हर अपने ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के चीयर कर रहा था वो झंडे के लिए। बिल्कुल, मतलब वो नीरज चोपड़ा जी के लिए चीयरिंग नहीं था, मुझे लगता है वो झंडे के लिए चीयर था। तो मुझे लगता है सर कि झंडा हमारा सिंबल है। मतलब मुझे लगता है कि अगर भारत को प्रस्तुत करना है तो झंडा लिया गया है। नेशनल इंटीग्रिटी का मतलब द्योतक है। मैंने यही आंसर उनको दिया था। तो मुझे लगता है ना कभी कभी वो आपसे बहुत टेक्निकल नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको उन्हें पता है प्योरली कि आप प्री मेंस क्वालिफाई करके आए हो। तो जितना भी नॉलेज का परीक्षण होना था वो हो चुका है। वो बात करके आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे आपका प्रोग्रामिंग है, कैसे आपकी थिंकिंग है समाज के प्रति, किसी पर्टिकुलर टाइप को प्रति। तो इसलिए ऐसे टॉपिक्स के लिए आप तैयार रहें। तो मेंस भी जो है आपका हो गया, आपकी ट्रेनिंग चल रही है इस समय लखनऊ में जो है, और बहुत जल्द आपको जो है पोस्टिंग मिल भी जाएगी। थोड़ा सा अब इतनी सारी बातें हो गई हैं, मेंस में जो है एक विषय छूट गया है जो हिंदी लेखन वाला पार्ट होता है और निबंध लेखन जो है।
तो इसकी तैयारी कैसे रही आपकी जो है, और किस तरह से आपने इसकी तैयारी की जो है? प्री निकलने के बाद जब मुझे मालूम चला कि पीसीएस के मेंस में हिंदी और ऐसे नंबर गेनिंग है और आईएएस के मेंस में हिंदी का ऑप्शनल पेपर, मतलब फैकल्टी पेपर होता है, मतलब उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ते हैं 300 में 75। तब मुझे थोड़ा इधर मूव करना पड़ा हिंदी पढ़ने के लिए। तो एक दो किताब है, शायद आप सब जानते होंगे, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी की, आई थिंक। एक किताब है हरदेव बाहरी जी की, और कुछ मैगजीन्स हैं जो यहाँ मिलती हैं, जैसे कि घटना चक्र की मैगजीन है। ये एक दो किताबें मैंने उठाई अपने हिंदी को पढ़ने के, क्योंकि मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, ये सब मैंने वो पांडे जी की किताब से पढ़ा, और जो लास्ट में लेटर एप्लीकेशन फॉर्मेट देखना था वो मैंने इन मैगजीन से पढ़ा। लेकिन आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। 150 मार्क्स का पेपर है, मुझे लगता है 92 या 94 मार्क्स के आसपास आए हैं। 90 से 100 के बीच में आपको स्कोर करें, क्योंकि वो आगे आपको सर्विस दिलाने में बहुत मदद करेगा। मेरे कुछ मित्र हैं जो बहुत अच्छा स्कोर किए हिंदी में या ऐसे में, उनका कम रह गया तो शायद उनकी सर्विस थोड़ी सी अलाइड सर्विस में। नहीं, ये प्रश्न पूछने का आपसे मेरा उद्देश्य भी यही है कि लोग जीएस को लेके ज्यादा जो है कंसर्न होते हैं और जीएस पे ही ज्यादा फोकस कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और इस पार्ट को जो है पीछे छोड़ देते हैं, इसको हल्के में लेते हैं कि चलो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ऐसे भी हम लिख ही लेंगे बना के, क्योंकि हम मेंस राइटिंग में हमारी अच्छी है। लेकिन इस पे फोकस होना चाहिए ठीक ठाक जो है। तो मैं इसको ना टेक्निकली समझाना चाहता हूँ। आज के बाद हो सकता है कि लोग इसको थोड़ा ध्यान दें। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देख के पढ़ाई कीजिए आप लोग। आपको मैं अगर बताऊं आपको, अगर आप सिर्फ 1 वीक 7 दिन 8 घंटे के हिसाब से पढ़ लेते हैं तो आपका हिंदी का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने 1 वीक में जीएस में पढ़ा तो मुझे लगता है कि आप पूरा जीएस मिला के 10 या 15 नंबर का इंक्रीमेंट कर पाएंगे अपने पहले नंबर से। लेकिन आपको हिंदी और ऐसे पे अगर आपने टाइम दिया तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये चीज यूपीएससी में भी, आईएएस इंटरव्यू एग्जाम्स में भी ऐसे लिख के पूछते हैं, वो तो प्रॉपर मार्किंग वाला है। तो मेरा ये कहना है, सुझाव है सभी भाई बहनों के लिए कि आपको बहुत सीरियसली लेना है इन दोनों टॉपिक्स को। जैसे पत्र लेखन आता है, मतलब मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि पत्र लेखन का फॉर्मेट प्रॉपरली आप लोगों ने भी पढ़ाया है। मैंने लोअर पीसीएस मेंस जब मुझे अपीयर करना था तो मैंने उसका नोट्स बनाया था, कॉपी में तो अच्छी तरह याद है। एक अंतर्व्यक्ति कौशल करके भी टॉपिक था, तो उसका मैंने नोट्स बनाया है। जब आप उस पत्र लेखन को, कई तरह के पत्र लेखन होते हैं हमारे ख्याल से, कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं। तो उन सबका जब फॉर्मेट लिख के 1-2 प्रैक्टिस कर लेंगे ना सर, आपका हाथ बैठ जाएगा, आप आराम से लिख पाएंगे। और फॉर्मेटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं। मुझे लगता है अगर 10 मार्क्स का आता है, अगर आपने सही से लिख दिया तो आपको 7.5 8 देने में उनको कोई नाराजगी नहीं होगी। लेकिन वही जीएस में आप बहुत परिपक्व लिखेंगे ना, तो भी हो सकता है कि प्रोसेस की वजह से या बहुत आपसे बेहतर किसी ने मुझसे आपसे पहले कॉपी में लिखा हो, 6 मार्क्स पाना बहुत कठिन हो जाता है। 6 आउट ऑफ 10 मतलब एक अच्छा स्कोर माना जाता है जीएस के आंसर्स में। लेकिन 7.5 और 8 आप आराम से ले सकते हैं हिंदी के क्वेश्चंस में। अब जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव आंसर है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर उन्होंने कह दिया कि गागर में सागर भरना, तो उसको सीधा आपने आंसर लिख दिया कि छोटे में बड़ी बात को कह देना, तो एग्जामिनर सर समझेंगे ना कि यार बंदे को समझ में आता है, मैं इसको कहां नंबर काटूंगा। 3 नंबर का आता है मेरे ख्याल से, तो 2.5 आपका कहीं नहीं गया है। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है ऐसे हिंदी के पेपर में। तो मैं कहूंगा कि आप इसका बेनिफिट उठाइए, इसको टाइम दीजिए। अच्छा, निबंध जो है हिंदी में ही, तो निबंध लिखना भी अपने आप में एक जो है कला है, और निबंध की तैयारी बहुत शॉर्ट पीरियड में नहीं की जा सकती है। तो निबंध जब आप लिखते थे तो आपने कोई बुक्स पढ़ी, या आप जो संपादकीय वगैरह पढ़ते आए और आपको पढ़ने का ही रहा होगा पहले से, तो उसने ज़्यादा हेल्प किया, या निबंध के लिए आपको क्या मतलब सलाह देना चाहते हैं जो है? देखिए सर, किताब पढ़ने का मेरा बहुत शौक रहा। मतलब नंबर्स में क्या कहूँगा, शायद मतलब अलग हो जाएगा, लेकिन काफ़ी किताबें मैंने पढ़ी हैं। आज मेरी 28.5 एज है, लेकिन मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं अभी तक। तो मुझे एक रुचि रही उन किताबों के एक्सर्प्ट्स को लिखने का, बोलने का, मुझे शुरू से रुचि रही है। लेकिन जब मैं प्रिपरेशन में आया सिविल सर्विसेज के ना, तो मुझे लगा कि वो बहुत मददगार नहीं है। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम आप सेम जगह खड़े होकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे, तो ऐसा आप मेरे को अलग मत समझिए। मैंने देखा कि अगर आप करंट अफेयर को या किसी सीनियर मोस्ट पर्सनालिटी जो कि
प्रशासन में रुचि रखते हो, एक्सपर्टीज रखते हो, उनके आर्टिकल्स के व्यूज को अगर आप पेपर में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ज्यादा नंबर मिलता है। बशर्ते कि मैं किसी मैक्सिम गोर्की को आके अगर कोट कर देता हूं तो मतलब वो बात नहीं है। लेकिन अगर मैं भानु प्रताप जी का नाम लेता हूं जो एनालिस्ट हैं, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस पे लिखते हैं, तो ज्यादा मुझे नंबर मिलता है, मुझे लगता है। मैं अगर यस जयशंकर सर को कोट करता हूं तो उनको एकदम रिलेवेंट लगता है। जयशंकर सर अभी प्रॉपर अलाइव देश को सर्व कर रहे हैं, तो मैं मनोहर पारिकर जी को कोट करता हूं तो उनको एकदम अलाइव लगता है। हाँ, ये तो बस 5 साल पहले की बात है, मैंने अभी देखा है, ये बात सही कह रहा है, ये उनके ऐसे व्यूज थे। तो मैं चाहता हूं ना कि आप रिलेवेंसी देखिए, आप लिखने में अच्छे हो सकते हैं दूसरे एंगल से, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पेपर की जैसी मांग है ना कि ये आपसे वो चीज चाहती है जो आपसे पहले किसी सीनियर मोस्ट व्यक्ति ने उस विषय पे कहा हो। आपके भी व्यूज ये उसी डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ देखना चाहती है एक्चुअली। तो इसलिए आप इस चीज का ख्याल रखते हुए थोड़ा सा एडिटोरियल्स पढ़िए और पेपर्स के, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के जो व्यूज हैं उसको ऐसे में अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा नंबर अच्छे मिलेंगे। अच्छा, एक और भी जो है ट्रेंड रहता है कि कोई भी जो है स्टूडेंट नया नया यूपीपीसीएस के बारे में सोचता है, तैयारी शुरू कर देता है, और वो जो शुरुआत होती है वो केवल प्रीलिम्स के बारे में ही सोचता है। उसको लगता है कि प्रीलिम्स सबसे बड़ा पहाड़ है, अगर हम इसको पार कर गए तो आगे हम कर ले जाएंगे जी। लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स पार होता है और आपने मेंस की तैयारी पहले से नहीं जो है साथ में जारी की होती है, शुरू की होती है, तो उसके बाद जो है लगता है कि अब तो हमारे सामने एवरेस्ट खड़ा है। तो प्रीलिम्स और मेंस, इसको किस जो है रेशियो में साथ लेके शुरुआत करने की आवश्यकता है? हाँ, ये मेरे मन में भी डिलेमा आया था और मैंने इसको कैसे टैकल किया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए, ये बहुत कॉमन डिलेमा है। फिर जब आपको कभी मेंस लिखने का मौका मिलेगा ना और आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो आप बोलेंगे चलो अगले मेंस में बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा। मैं एक बीच में आपको रोकूंगा। मेरे 2-3 स्टूडेंट हैं तो बाकी जनरल और चीज़ों के एग्जाम दिया करते हैं, उनका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स निकल गया था जो है। लेकिन मेंस में उनको ये भी नहीं पता था कि मुझे ऑप्शनल क्या चुनना चाहिए। तो जब मुझसे बातचीत हुई तो हमने कहा 3-4 महीने में आप क्या कर पाओगे, क्या कर पाएंगे बताइए। ठीक है, तो आप जो मैक्सिमम कर सकते हैं, जो मैं सलाह दे सका वो किया। इसीलिए ये प्रश्न आपके सामने मैंने रखा है कि इस पे जो है, देखिए, अगर सर आप गंभीर प्रश्न है और मैं इसको बहुत ही गंभीरता से आंसर देता भी हूँ। जिस दिन सर आप ये सोच लीजिए कि मैं प्रशासक बनूंगा, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, उसके 1 महीने के अंदर आपका ऑप्शनल तो डिसाइड हो जाना चाहिए। 1 महीने टाइम मैंने क्यों दिया? वही टेक्निकलिटीज फॉलो करने के लिए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, थोड़ा देखिए कि मैं सहज किस में हूँ, थोड़ा उनके सब्जेक्ट के टॉपिक्स देख लीजिए इसमें आपको बेनिफिट हो। लेकिन 1 महीने के अंदर आप ऑप्शनल फाइनलाइज कीजिए। दूसरी बात, मैंने कहा सर अगर मान लीजिए मैं अगली बार का डेट अभी नहीं आया है, तो अगर कोई व्यक्ति जब एग्जाम कंप्लीट करता है, अपना बेसिक ग्रेजुएशन का एग्जाम कंप्लीट करता है, तो हमारे ख्याल से अप्रैल मई का महीना चल रहा होता है, तो वो 1 साल की प्रिपरेशन मिनिमम मांगता है कि भाई मैं 12 महीने बाद अगले प्रीलिम्स अपीयर करूंगा। तो मैं उसका मेथड बताना चाहता हूँ सर, कम से कम 7.5-8 महीने तक प्रीलिम्स मेंस दोनों पढ़िए। प्री से पहले, जैसे पहला प्री है आपका, तो प्री से पहले 3-3.5 महीने आप अपनी पढ़ाई को प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर दीजिए। लेकिन उससे पहले की पूरी पढ़ाई आपकी एकदम इंटीग्रेटेड चलनी चाहिए। अगर आपने सोचा कि मैं पूरे 1 साल प्रीलिम्स छोड़ूंगा, तो आई एम रियली सॉरी टू से, जैसे सर ने कहा ना, वो बहुत ही जेन्युइन केस है, बहुत लोगों के सामने आया होगा। ये तो मतलब चरम हो गया कि ऑप्शनल उन्होंने चुनाव नहीं किया है। लेकिन मैं आपके लिए कहना चाहता हूं सर ना कि प्रीलिम्स से पहले, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, अभी प्रीलिम्स आपका प्रीसीएस का डेट डिसाइड नहीं हुआ है, अगले साल वाला डेट नहीं आया है, तो मैं ये कहूंगा एटलीस्ट अभी से, मान लीजिए कल से कोई पढ़ाई शुरू करता है मेरा वीडियो देखने के बाद, तो मैं सर कहूंगा कि आप फरवरी तक, अगर मान लीजिए जून में, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मई जून में पेपर होगा, 5 जून को आईएएस का प्रीलिम्स है, तो मुझे लगता है जून एंड तक अगर पीसीएस रखते हैं, तो मैं कहूंगा कि फेब तक आप एकदम इंटीग्रेटेड पढ़ाई कीजिए। अभी दिसंबर जो 10 दिन बचा है, 7 दिन 10 दिन, और उसके बाद जनवरी फरवरी 2 महीने आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई कीजिए, 3 महीने प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहिए। एक चीज जान लीजिए, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देखिए ना, शतरंज खेलते हैं तो जब तक राजा को नहीं मारेंगे तब तक जीतेंगे नहीं। तो एक दिन आपका एनकाउंटर मेंस से होना ही है, उससे पहले एक पीसीएस अधिकारी आप नहीं बन पाएंगे, ये सच है। मतलब अकाट्य सच है, अभी तक तो जो ऐसा पेपर पैटर्न है उसमें अकाट्य सच है कि आपको मेंस देना ही पड़ेगा। तो सर उसकी पढ़ाई पहले से की जाए। अच्छा, आपसे बहुत नेचुरल तरीके से बातचीत हो रही है। एक और भी समस्या है बहुत बड़ी
अपने देश में, अपने प्रदेश में बेरोजगारी की। तो इस समय दो तरह की विचारधारा होती है। एक, जैसे कि आपने कहा कि विकल्पहीनता, आपके जो है साक्षात्कार की जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आप विकल्पहीन नहीं होंगे, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अगर हैं, तो निश्चित रूप से आप में भटकाव हो सकता है। अगर आप जो है एक सच्चे मन से जो है प्रशासक बनना चाहते हैं और केवल एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत से विकल्प हैं। आप क्लास सी की जा सकते हैं, एसएससी की तरफ जा सकते हैं, किसी भी तरफ से जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे कि कोई बहुत मन से जो है तैयारी में आता है कि मुझे पीसीएस बनना है, पीसीएस की अब मैं तैयारी शुरू करता हूँ। वो पहुँच भी गए, दिल्ली पहुँच गए, लखनऊ आ गए, इलाहाबाद पहुँच गए, जो है जहाँ तक वो जाने में सक्षम थे। उन्होंने पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी, मान लीजिए कोचिंग भी ले ली। बीच में जो है कोई और जो है वैकेंसी आ गई, ठीक है, मान लीजिए जो है क्लास सी की कोई वैकेंसी आ गई, लेखपाल आ गया, यूपी SSC से लोअर पीसीएस आ गया, बाकी चीज़ें आ गई, तो वो वहाँ पर डेविएट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए पीसीएस का प्री 6 महीने बाद था और अभी वो एग्ज़ाम 3 महीने पहले आ गया। उसमें मैथ पूछी जानी, उसमें जो है जनरल हिंदी व्याकरण आना है, तो वो उस तरफ लग गए। और पीसीएस मतलब मन में यही है कि पीसीएस करना है। तो मैं ये नहीं मतलब कह रहा हूँ कि एक बेरोजगारी के संदर्भ में कि हमको जो है जॉब भी पानी, हमारे पीछे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, और आपने जो किया जो सभी के बस की बात भी नहीं है, वो अपने आप में एक जो है बड़ा काम आपने किया। तो किस तरह से, क्या जो है मल्टी डायरेक्शनल तैयारी की जा सकती है या एक दिशीय तैयारी ही जो है सबसे बेहतर तरीका है? देखिए सर, मुझे सबसे बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा। वो मैं अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इस कोविड में जब आया तो प्रीलिम्स का डेट थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा था। तो बीच में मैंने एसएससी सीजीएल पूरा क्वालिफाई किया, लोअर पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, फिर मैं मेंस देने नहीं गया कि ठीक है अब इधर हो गया है। तो एसबीआई का सर्कल बेस्ड ऑफिसर 3 नौकरियां इधर ऑलमोस्ट मैंने बीच में क्वालिफाई की। ये बहुत ही जेन्युइन मन की हालात हो जाएगी कि बीच में एक प्रीलिम्स अगर नहीं निकलता है, सपोज कीजिए एक प्रीलिम्स नहीं, मैं और गंभीर कर देता हूं केस स्टडी को कि अगर पहला प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो ये मन में जरूर भटकाव आ जाएगा कि हम कुछ और भी एग्जाम्स को देखें। 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। देखिए सर, मेरे लिए क्या था, इट वुड हैव बीन एन वंडरफुल एक्सपीरियंस कि मैं 40,000 रुपए पर मंथ सैलरी उठाता रहता और तैयारी करता रहता। इनर सेटिस्फेक्शन रहता कि कुछ वेतन आ रहा है और मैं पढ़ाई करता रहता। देखिए, ये सवाल का आंसर बिल्कुल सर हर व्यक्ति के परिस्थिति पे डिपेंड करता है। मेरे विचार में, जितनी मेरी समझ है, मैं कहना चाहता हूं ये एकदम आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है सर। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो कि आजकल इलाहाबाद दिल्ली में हर व्यक्ति, रहने वाले व्यक्ति के ऊपर हैं, हर कोई चाहता है जल्दी जल्दी सिलेक्ट हो, तो मेरा ये एक सजेशन है कि आप किसी भी एक नौकरी को अगर पा जाते हैं तो आप उसको लेके, लेकिन अपने एम को मत छोड़िए। अगर आप पीसीएस बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपने 1 साल 1.5 साल दिया है तैयारी में, कुछ नंबर से प्रीलिम्स में रुक गया है, कुछ नंबर से मेंस में रुक गया, या हो सकता है कुछ नंबर से इंटरव्यू में रुका हो, तो आप अपने पोटेंशियल को लॉस मत होने दीजिए। मतलब मुझे देखिए, जितना पीसीएस में सिलेक्ट होने के बाद जितना बेनिफिट आपको होगा ना, उससे ज्यादा बेनिफिट नेशन को होगा। आपने स्वयं को प्रस्तुत किया है नेशन की सर्विस करने के लिए। एक्चुअली सिविल सर्वेंट्स ये है, ये जॉब नहीं है सर। मतलब मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, मैंने 1-2 जगह और भी मेंशन किया है, ये जॉब नहीं है, ये है सेवा भाव करने का एक प्लेटफॉर्म। इसको कभी जॉब मत समझिए। जॉब अलग अलग और जगह हो सकता है। आप किसी और चीज को जॉब की तरह लेके उससे सैलरी उठा के अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकते हैं, लेकिन साथ में पढ़ाई मत छोड़िए। मैं एक चीज क्लियरली कहना चाहता हूं, शायद यही मेरा टैगलाइन ही रहा है। मतलब मैं अगर फेसबुक या इंस्टा पे अब तो यूज करने लगा रिसेंट में, तो मैंने टैगलाइन लिखा है, किताबें किस्मत बदलती हैं। बिल्कुल, ये मैंने ही कहा कि ये किताबें किस्मत बदलती हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं सर ना, जिस चीज को सोचकर आप इस फील्ड में उतरे थे, उस आग को मत बुझने दीजिएगा, उस आग को बिल्कुल मत बुझने दीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होगा आपके, जब ऐसे विषय पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन मैं एकदम इस बात के सपोर्ट में हूं कि अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उससे आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वहन कर सकते हैं। और मेरे ऐसे कम से कम 100-150 मित्र तो जरूर हैं जिनको मैं जानता हूं जो वर्किंग प्रोफेशनल थे, इस फील्ड में आए हैं, प्रॉपर पढ़ते हुए 3-3, 4-4 साल हो गए हैं उनको। एक मित्र तो हमारे साथ ऐसे आए हैं कि हमारे ख्याल से
8-10 साल से उनकी शादी हो गई और 7-8 साल से नौकरी कर रहे हैं, बच्चे भी 2 हैं। अच्छा अच्छा। तो सर मैं क्या कहना चाहता हूं ना कि ये किसी तरह का कोई बाधक नहीं है। अनु कुमारी मैडम ने बेबी भी था उनका तब वो पढ़ाई की है। मैं भी मैरिड हूँ पिछले 4 साल से, मतलब मैरिड होने के बाद मैंने रिजाइन किया है, तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि बीच में मेरी शादी हो गई, तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मेरे लिए भी बहुत कठिन डिसीजन था। तो आप मेरा ही एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं आपके सामने बैठा हूं कि ये किया जा सकता है, आपको करना है। आप इस एम को मत छोड़िए, वो सपना आपका है, लेकिन आप उस सपने के लिए आप अपने परिवार को, प्यार को या दोस्तों को एकदम कुर्बान कर देना। तो मुझे वो एस्पिरेंट एक वेब सीरीज आई थी भी ना, तो उसका एक कोटेशन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे वर्ड्स नहीं है, वो उनके राइटर्स ने लिखे हैं। जब संदीप भैया एएलसी बन जाते हैं तो अभिलाष जी से मिलने जाते हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा वर्ड उन्होंने कहा है ना कि भैया मुझे लगता है कि मैं कभी कभी सैटेलाइट की तरह हूं, एक रॉकेट की मदद से अपनी मतलब ऑर्बिट में तो आ गया हूं, लेकिन अब रॉकेट को भूल गया मैं, अब ऑर्बिट में केवल घूम रहा हूं। और देखिए सैटेलाइट तो मशीन है, उसके पास फीलिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा, आगे कहते हैं वो कि भैया अच्छे काम कर रहा हूं, गालियां मिलती हैं, तालियां मिलती हैं, लेकिन गर्व करने वाला कोई नहीं है। बहुत अच्छा वर्ड, मुझे बहुत। तो मैं क्यों आपसे मेंशन कर रहा हूं सर, परिवार को साथ रखिएगा। अगर जिंदगी में पीसीएस ना भी बन पाए ना, तो भी देश सेवा आप जिस पद में है उससे रह के कर सकते हैं। सरकार ने मतलब बिल्कुल नहीं कहा है कि स्वीपर सेवा नहीं कर रहे हैं या डॉक्टर सेवा नहीं कर रहे हैं, टीचर सेवा नहीं कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी सेवा दे रहा है। लेकिन पीसीएस अगर आपका मन है तो आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप पोटेंशियल का और उपयोग करेगा नेशन, इस एम से आप आते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अपने सपने के लिए सिर्फ सब कुछ छोड़ छाड़ के बहुत सीवियर डिसीजन ले लें। मेरे साथ मेरे माता पिता का भरपूर सहयोग था, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं शायद मुझे थोड़ा भरोसा था अपने परिवार। ये बात जो आपने कही ना कि ये व्यक्ति स्पेसिफिक है, ये बिल्कुल व्यक्ति सापेक्ष है। हाँ, कि जो है सभी के सामने जो है कंडीशन है, किसी के यहाँ वास्तव में बहुत वर्स्ट हालात हो सकते हैं, जी। लेकिन उसके अंदर एक इच्छा भी हो सकती है कि हाँ मुझे ये करना है, तो दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स जो है पहले भी यहाँ पर आपने इंटरव्यू में हमारे साथ देखे हैं कि सभी ने करके दिखाया है। तो आप चाहे जॉब में हो या नहीं भी हो, दोनों तरीके से बस आपका डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और आप अपने समय का अच्छा सदुपयोग कर सकें। तो पिनाक जी जो है ये तो बहुत अच्छी सारी बात हो गई जो है। अब जो है कुछ लोग जो है बीच में एकदम से निराश हो जाते हैं, जैसे आपने कहा ना कि पहला प्रीलिम्स नहीं निकला, दूसरा नहीं निकला, तो और कब आपको डायरेक्शन अपना बदलना है। जैसे कभी कभी होता है कि 2 प्रीलिम्स 3 प्रीलिम्स नहीं निकल रहे हैं, या फिर मन में विचार आने लगता है कि चलो पढ़ाई छोड़ के कुछ और करें। तो कभी ऐसा भी डिसीजन लेना पड़ सकता है कि अब हमको जो है ये लग रहा है कि हमारे लिए नहीं बना है, और निराश होके वहां से जो है अपने आप को अपने अंदर एक टूटन पैदा करना, वो भी अच्छा नहीं है। तो हमको कब ये डिसीजन लेना चाहिए और कब तक धैर्य से जो है हम ये आगे बढ़ सकते हैं मतलब तैयारी में जो है। एक एनेक्डोट है मेरे पास, मैं वो बोलता हूँ, फिर मैं आपके जवाब पे आऊंगा। एक मूवी आई थी दशरथ माझी जी की, सबने देखी होगी, मैंने भी देखी। बिल्कुल। कुछ मूवीज मैंने जिंदगी में देखी, मुझे खुशी होती है कि अगर मैं ना देखता शायद मैं पछताता। मेरे तैयारी के दौरान मैंने कुछ मूवी देखी, चक दे इंडिया, भाग मिल्खा भाग, दंगल, ज्यादातर ये बायोपिक्स ही हैं। इन्होंने मोटिवेट किया, हम यहाँ बैठे इसीलिए हैं, ये बायोपिक ही है एक्चुअली। मुझे लगता है कि मेरा बायोपिक ही जा रहा है उनके पास तक। तो दशरथ माझी से एक पत्रकार आते हैं जो पत्थर तोड़ रहे थे, तो अगर मैं बहुत याद कर पा रहा हूँ तो उनका नाम था आलोक। आलोक जी भारत समाचार पत्र के लिए लिखते थे वो। अगर मैं गलत हूँ तब थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन मसला ये नहीं है, मसला दूसरा है जो वो इम्पोर्टेंट है। तो भारत समाचार के लिखते, तो आलोक जी बात करते करते कहते हैं, तो दशरथ माझी जी का रोल निभाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने। तो उन्होंने कहा कि तो तुम परेशान क्यों हो, तुम नया अखबार खोल लो। तो आलोक जी कहते हैं कि अरे अखबार खोलना इतना आसान है क्या चाचा? तो सिद्दीकी जी जवाब देते हैं कि क्या पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है? 22 साल लगा उन व्यक्ति को, एक जीवन की घटना ने इतना झकझोर दिया, उनकी मिसेस का डेथ हुआ था, इतना झकझोर दिया कि उसने दूसरे के लिए, दूसरे व्यक्तियों के मदद के लिए 22 साल अपने जीवन के कुर्बान कर दिए। तो सर जानते हैं, जो आपने कहा ना कि बीच में निराशा होगी ना, तो
उसके लिए ये पिक्चर्स बनी है, ये मूवीज बनी है, आप इनको देखिएगा, फिर नई स्फूर्ति से सुबह होगा। बिल्कुल। जब अर्जुन खड़े थे महाभारत में और सामने उनके सब रिलेटिव भी थे, तो कृष्ण जिसे कहते हैं कि योगेश्वर असी नहीं चलाएंगे, हम तलवार नहीं चलाएंगे, दे दीजिए पृथ्वी, अब तो नहीं लेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। तो कृष्ण उनसे कहते हैं, रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी जो हमारे राष्ट्र कवि हैं क्लियरली लिखते हैं कि वाह खड़ा देखता है क्या मौन भले सरासन तान, बस अवसर यही है, घड़ी फिर अब ऐसी मिलने को नहीं है, बिसिख कोई गले के पार कर दे, बस अभी ही शत्रु का संहार कर दे। जब वो धर्म प्रणेता उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी तैयारी करने का, ये बहुत कम लोगों के पास है। मुझे लगता है कि इस ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन के एज में बहुत लोग हैं, लेकिन तैयारी का सुअवसर सबके पास नहीं है, नहीं आता। तो आपके पास मिला है ना, तो प्रीलिम्स फेल होने के अगले दिन से उसी स्फूर्ति से जागिएगा। और मैं एक इंपॉर्टेंट एक पॉजिटिव बात बताना चाहता हूं, मैं ट्रेनिंग में हूं तो मैं पॉजिटिव बात बताना चाहता हूं आपको ना। यहाँ आएंगे हम लोग, यहाँ पढ़ रहे हैं ना सर, ट्रेनिंग चल रही, तो बताया जा रहा है कि बहुत से आचरण है, नियमावली है जो हमको फॉलो करना पड़ता है हम लोग को भाई, ताकि कि हम लोग किसी तरह से किसी के साथ गलत ना हो जाए। यहाँ भी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉजिटिव क्या बताना चाहता हूँ सर ना, जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ का जीवन देखेंगे तो आपको लगेगा कि इट वॉज वर्थ टू प्रिपेयर फॉर 5 years। यह योग्य था कि मैंने 5 साल तैयारी की, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से मैं यहां तक पहुंचा। जो खुशी मैं आपको सच्चाई बताऊं ना, एक विधवा की जमीन हड़पने को रोक लेंगे आप ना, तो आपको लगेगा कि पूरी सर्विस उसी दिन पूर्ण हो गई। बिल्कुल। फिर आपको 32 साल सर्विस करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आपके मंच से बताना चाहता हूं, फिर आपको 32 साल सर्विस की जरूरत नहीं है अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए दुनिया में। तो इसलिए मैं कहूंगा ना कि मन से प्रिपेयर कीजिए। वो एक शेर है मुनव्वर राणा जी का कि दावरे हस्र तुझे मेरे इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा, नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएंगी, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी होगा। वाह। तो आप जो सर्विस में किए हैं ना, कुछ ही इंसिडेंट्स, अभी हम लोग कल ही 3-4 लोग मिले थे, हमने कहा यार वो कंबल खरीद ले, कुछ बांट देते हैं, हम लोगों ने ऐसा सोचा। कुछ जीवन के इंसिडेंट रहेंगे, जब आप चित्रगुप्त से मिलेंगे ना, तो बाकी 32 साल की सर्विस काउंट नहीं होगी। बिल्कुल। बस मैं इतना ही कहूंगा। इसलिए प्लीज आइए। नेशन चाहता है कि अगर डेडिकेटेड है, 2 साल 4 साल, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, 2 साल 4 साल टाइम लग रहा है, लेकिन आइए, इस सर्विस में आएंगे तो आप बहुत ग्रेट कर पाएंगे। बस। तो दोस्तों, पिनाक जी को आपके सामने लाने का जो उद्देश्य था, मुझे लग रहा है जो है वो सफल हो गया, और आपको प्रेरणा, उत्साहवर्धन, मोटिवेशन सब कुछ मिला होगा, और बहुत डिटेल में हम लोगों ने चीज़ों को समझा। तैयारी के बारे में जो छोटी से छोटी बातें, और उसमें निराशा होती है, निराशा से फिर निकल के कैसे आगे बढ़ा जाता है, और इन्होंने सबसे अच्छी बात है कि खुद पर जो इन्होंने प्रैक्टिकल किया है अपने तैयारी के दौरान, वो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बेबाक तरीके से खुलकर आपसे की। तो पिनाक जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ आए, और इसके साथ ही जो है आप सभी की तरफ से भी और डिकोड एग्ज़ाम की टीम की तरफ से जो है मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं कि आपने जीवन में जो है नई नई ऊंचाइयां छुइए, और जिस सेवा भाव के साथ आप जो है इस पद पर आसीन होने जा रहे हैं, आपका लक्ष्य जरूर पूरा हो, और आप समाज की, देश की जो है सेवा जो है अच्छे से कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही। फिर और ये भी जो है पिनाक जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे महीने, 2 महीने, 6 महीने में जब कभी इधर लखनऊ में इनका आगमन हो किसी वजह से, तो समय निकाल कर एक बार फिर जो है आप लोग के साथ जो है बातचीत करने के लिए आएँ। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।